नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पर हम करा रहे हैं डीएलएड का पेपर सॉल्व और आज हम डीएलएड के पेपर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है इनको यहाँ पर करेंगे किस तरीके से प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। मतलब विद्यार्थी यहाँ पे क्या है, समझ ही नहीं रहे हैं कि पढ़ाया क्या जा रहा है, शिक्षक उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, तो शिक्षक को कैसा अनुभव करना चाहिए, कैसा वो अनुभव करेगा। क्या वो उबेगा, उसको बोरियत आएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षक को कभी इसमें उबना नहीं चाहिए, उसे दूसरे तरीके से समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, बी वाला ऑप्शन, और यही इसका सही जवाब है कि अगर बच्चे क्या है, बच्चों को बोर आ रहा है या बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो शिक्षक को क्या अनुभव करना चाहिए, या शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए जिससे बच्चे समझ सकें। व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है ऐसा तो शिक्षक को कभी नहीं सोचना चाहिए, या उसे अफसोस नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए, बल्कि उसे दूसरे तरीके अपनाने चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। 152 है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। तो छात्रों को किस प्रकार की मतलब कितनी क्वांटिटी में गृह कार्य देना है और किस प्रकार का गृह कार्य देना है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। क्या छात्रों के मत द्वारा? तो ऐसा नहीं होगा। छात्र तो यही बोलेंगे हमको नहीं करना है। विषय की जटिलता द्वारा भी नहीं, बल्कि क्या है, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। मेन उद्देश्य क्या है, छात्रों को है अधिगम कराना, और गृह कार्य कुछ इस तरह से दिया जाना चाहिए जिससे बच्चों में और अधिक वो कुछ सीख पाएँ, अधिगम कर सकें। तो जो सी ऑप्शन है वही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 153 है कि छात्र के शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जानते हैं। तो जो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परीक्षाएं हम लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है या क्या हम जानते हैं। विद्यार्थी कितना बुद्धिमान, क्या हम ये जानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, तो ये भी इतना उचित नहीं है। बल्कि जो इसमें है कि विद्यार्थी का शैक्षिक को हम जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी हम उसका आकलन कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो विद्यार्थी का जो शैक्षिक विकास है जिसके लिए वो विद्यालय में आ रहा है वो कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, या सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्योंकि बच्चे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो जो शैक्षिक विकास है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ही परीक्षा में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो 153 का आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 154 है कि जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं तो वो किस प्रकार होते हैं। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि उन्हें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। माने कि वो अध्यापक उत्साही कैसे हो जाएगा जिसमें क्या है, अपने विषय के बारे में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है या उसको अच्छे ढंग से वो विषय आता नहीं है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बी है, वे छात्रों को ध्यान खींचने केवल नाटकीय रूप देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नाटकीय रूप देते हैं तो इसलिए वो उत्साही लगते हैं। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत। हाँ, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो 54 का क्या है, जो सी ऑप्शन है कि जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं। तो कौन से वो होते हैं जो उत्साही होते हैं? वो क्या कर लेते हैं, वो छात्रों को जो अध्यापन अधिगम है, मतलब जो अध्यापन वो करा रहे हैं उनको सिखाने की प्रक्रिया के उनको अंतर्गत वो आसानी से उनको सिखा सकते हैं या उसके अंतर्गत उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर कैसा होना चाहिए। तो कठिनाई स्तर कैसे होना चाहिए? आप देखो, माना आप क्या करें, उनको पढ़ना सिखा रहे हैं और पढ़ना सिखा रहे, तो आप क्या करेंगे, पहले एक शब्द वाला जो अक्षर है उसको पढ़ना सिखाएंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से आप सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बोले तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरल से कठिन क्रम की ओर आप उसको बढ़ेंगे, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 156 है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को, तो क्या होता है इसमें कि आप सीखने और सिखा रहे हैं, तो इस दौरान जो शिक्षक आकलन करता है, जो भी बच्चों को देखता है कि किस प्रकार वो सीखते हैं, तो ये आकलन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? बी वाला ऑप्शन है कि क्षमताओं और सीखने में कमी को पहचान करने में सहायता, कि बच्चों की क्या क्षमता है, वो कितना सीख पा रहे हैं इस विषय को कि नहीं सीख पा रहे हैं, या क्षमता और जो सीखने में कमी, अगर वो नहीं सीख पा रहे तो क्या कमी हो रही है, इसको वो पहचानता है शिक्षक और उस प्रकार उसका निराकरण करता है। तो इसलिए क्या है, जो शिक्षक क्या है बीच में आकलन करता है, तो उसका मेन कारण यही है।
कि वो उनकी क्षमताओं को जाने और सीखने में क्या कमी है उसको पहचाने और उसको पहचान कर दूर करे। तो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो और ऑप्शन क्या था, किसी विषय में बच्चे केवल क्षमताओं को पहचान, तो केवल वाला तो कहीं पे ऑप्शन वैसे भी राइट नहीं होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें तो सीखने में कमी, तो ये ए और सी दोनों में मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सबसे सुटेबल यहाँ पर बैठ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 157 है, व्यापक आकलन का अर्थ है। तो व्यापक आकलन का अर्थ, अभी जो भी है कि जो भी आकलन आप करते हैं, आकलन क्यों किया जाता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ही आपको बताता है कि बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए ही क्या है, व्यापक आकलन किया जाता है। ठीक है, मौखिक लिखित ये तो केवल एक चीज़ हो गई कि किसी एक चीज़ के बारे में क्या है ये तो ये नहीं हो सकते। केवल ए ऑप्शन आपका सही जवाब है कि हम आकलन क्यों कर रहे हैं, व्यापक आकलन, कि बच्चे का सर्वांगीण जो प्रगति हो रही है, जो कुछ भी वो सीख रहा है उसके बारे में हम जान सकें। क्वेश्चन नंबर 158 का है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होगा, तो जो बालक केंद्रित है वो क्या होगा, बच्चों के अनुभव, उनके स्वर, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, ये सभी चीज़ें बच्चों को खेल द्वारा पढ़ाया जाए, केवल ये नहीं हो सकता है, खेल द्वारा पढ़ाना चाहिए, लेकिन केवल ये बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ केवल इतना नहीं है, इतना संकुचित नहीं है। ठीक है, तो ये है कि बच्चों के अनुभव, इसमें सभी आ गए, अनुभव, उनके स्वर, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, ये सभी चीज़ें आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 159 है, 159, एक सेकंड इसको नीचे करते हैं जरा। हाँ, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में क्या फर्क पड़ता है ये पूछना चाह रहे हैं। हीन भावना जागृत होती है, द्वेष की भावना जागृत होती है, आत्मविश्वास, देखो हीन की भावना जागृत होती है, बिल्कुल सही है, द्वेष की भावना भी जागृत होती है, और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ये कदापि नहीं हो सकता। माना आप क्या है उनकी तुलना कर रहे हैं तो उनका आत्मविश्वास गिरेगा, तो क्या होगा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही विकल्प यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 160, सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं। एक जो सृजनात्मक जो क्रिएटिव बच्चा है उसकी विशेषता क्या होगी, तो विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन होगा, बिल्कुल होगा, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना भी इसमें देखने को मिलेगी, और सोचने विचारने का जो नवाचारी तरीका है वो तो होगा ही। ठीक है, तो 160 ये क्या है, ये है आपके तीनों ही ऑप्शन है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, कक्षा में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए जरूरी है। धारण दर मतलब कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के अंदर रहें, स्कूल आएँ, तो इसको बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, शिक्षक बच्चों की कक्षा में रोज़ आने को कहे, तो कहने से तो कभी ये हो नहीं सकता है कि शिक्षक ने कहा और बच्चे आए। कक्षा में उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों को दंड देना, तो दंड नहीं दे सकते बच्चों को। कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण कराए, तो रुचि के अनुरूप अगर आप उनका शिक्षण कराते हैं तो उनको इसमें क्या है, इंटरेस्ट आएगा, वो प्रेरित होंगे और इंस्पायर होंगे पढ़ने के लिए। तो जो 161 का वो आपका सी वाला जो जवाब है वही आपका सही होगा। ठीक है, ये चौथा क्या बोल, जो बच्चे कक्षा में नियमित उपस्थित हों उन्हें ही अभिलेख का, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उपस्थित नहीं है उनको भी हमें लगना, तभी तो धारण दर क्या है, बनाए रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है, कौन सा व्यक्ति वाला अच्छा शिक्षक बन सकता है, तो कौन हो सकता है, जिसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों को नियंत्रित कर सके, तो नियंत्रित करने की तो जरूरत ही नहीं बच्चों को, बल्कि क्या है, जो सी ऑप्शन है उसकी शिक्षण में रुचि होनी चाहिए, एवं विषय में पारंगत हो, साथ में क्या है, अपने विषय में पारंगत हो और शिक्षण में रुचि हो, तो तभी वो और भी पढ़ सकता है और बच्चों को भी शिक्षण करा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 163, कक्षा में जरूरी है कि शिक्षक क्या करना चाहिए, उसको ICT का प्रयोग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, जी बिल्कुल है। विषय की मौके में लिखित रूप से पढ़ाएं और रोज कक्षा में आए। लेकिन इसमें जो आप देखो सबसे सही जवाब क्या है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कक्षा में जो जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है इसमें, कि जो शिक्षक है वो बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करे। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सबसे सटीक यहाँ पर जवाब हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चों को क्या है प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा तो उनमें क्या है आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो पढ़ने के प्रति, सीखने के अधिगम के प्रति क्या है उनकी क्या है रुचि ज़्यादा होगा, अधिक से अधिक वो क्या है अधिगम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों को किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। जब हम मौखिक प्रश्न पूछते हैं तो किन किन क्षमताओं के बारे में हम बच्चों की जानते हैं, इसके बारे में ये कहना चाह रहा है।
ठीक है। तो सुनने और दोहराने की क्षमता, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। सुनने दोहराने, तो ए वाला जो बी वाला ए वाला ऑप्शन हो, बी के अंदर ही अपने आप आगे के सुनने दोहराने व निर्देशों को समझने, एक तीसरा गया निर्देशों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता। इसमें ये चार चीज़ें आई और इस चारों चीज़ें किसके अंतर्गत आती है कि भाई मौखिक प्रश्न अगर आप पूछते हैं तो मौखिक पहले सुनेगा, फिर उसको प्रश्न को अपने मन के अंदर दोहराएगा, जो आपने निर्देश दिए उसका पालन करेगा और उसको फिर समझेगा और समझ के अनुसार कार्य करने की जो क्षमता है, ये सारी चीज़ें विकसित हो रही है और इन चीज़ों को हम यहाँ पर क्या है जान पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पता लगेगा कि जब हम उसको मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो क्या है, बी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्पदृष्टि बाधित है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा, अल्पदृष्टि है उसको दिखाई क्या है कम देता है, तो क्या करना चाहिए, श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बिठाना चाहिए, ये वाला भी ठीक है ऑप्शन। प्रतिभावान बच्चों के बीच बिठाएंगे, तो अल्पदृष्टि है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जहाँ वहाँ रोज़ बैठता है ऐसा नहीं, अब हो सकता है वो पीछे बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा उसको, उसके श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे और श्यामपट्ट, हाँ तो ये वाला जो डी ऑप्शन वो सबसे सटीक है कि नज़दीक तो बिठाएंगे, पहला ऑप्शन जो बोल रहा था, लेकिन साथ में श्यामपट्ट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे जिससे वो आसानी से देख सकेगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि सभी पहलुओं की समझ क्या है एक शिक्षक को होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलती है, ठीक है, तो बिल्कुल है, ये भी मिलती है, और शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता, दोनों चीज़ें हैं, तो सी वाला ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। शिक्षक को क्या है, शिक्षक को बच्चों के विभिन्न पहलुओं की समझ क्यों होनी चाहिए, एक तो वो बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनकी बुद्धिमत्ता होती है, अलग अलग उनके पास दिमाग होता है, उसके अनुसार क्या है वो अपना जो पढ़ाने का जो तरीका है या उसके अनुसार वो जो भी उन्होंने शिक्षण सामग्री यूज करनी है उसको शिक्षक चुन सकता है और बच्चों को समझने में उसको सहायता मिलती है। तो दोनों चीज़ मिलके क्या है आपको बच्चों को किसी भी प्रकार मतलब समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्नलिखित में स्व अप्रेरित बच्चे के लक्षण, जो स्व अप्रेरित है अपने आप वो क्या है मोटिवेट है, तो कौन सा वो लक्षण है, तो कौन सा वो लक्षण है, वो हर कार्य करने को उत्साहित होता है, जी बिल्कुल होता है, ये वाला भी पहला लक्षण साफ दिखाई देता है। कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेट है तो क्या है कार्य करने की उसमें क्या है उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित होती है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन भी सही है। डांट के भय से कार्य करता तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अभिप्रेरित है तो उसको डांट का भय नहीं होगा, तो ए और दो, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब है बी वाला 167 का क्या है आपका बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 168 के बारे में बात करते हैं, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम माना कि मूल्यांकन करें, ये प्रश्न इसके जैसे पहले भी आगे कहीं पर, तो क्या होगा इसका कि सीखने के दौरान कमियों की पहचान करेंगे और उसका फिर निराकरण करेंगे, तो यही वाला जो सी ऑप्शन है वो सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 159 है, 169 है कि समान शैक्षिक अवसर, इस कथन देखो समान शैक्षिक अवसर, कथन क्या है कि समान मिलना चाहिए शैक्षिक अवसर, तो शिक्षा शैक्षिक अवसर क्या है समान मिलना चाहिए, इस कथन का क्या तात्पर्य है, सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए, तो ये इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा दी नहीं जा सकती है, सबको उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही क्या है शिक्षा दी जाती है, और भौगोलिक सामाजिक क्षेत्र इनके आधार पर, अब जैसे कोई अलग भाषा क्षेत्र का है तो उसको अलग उस टाइप की भाषा पढ़ाई जाएगी, तो अलग अलग प्रकार से एक जैसी शिक्षा कभी नहीं हो सकती है। सभी को समान अवसर, हाँ तो क्योंकि बोल क्या रहा है कि समान शैक्षिक अवसर, इसका मतलब है कि क्या होगा सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब सी को देखते हैं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं, तो योजना बता के तो कुछ होगा नहीं, तो इसका मतलब केवल और केवल यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है, अर्थात जो डी ऑप्शन है इसका ये वाला केवल दो, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 170 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है, उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील, हाँ तो जो इसका है ये पहला ही ऑप्शन क्या है बिल्कुल सत्य है कि उत्तम शिक्षण कौन होगा जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील हो, एक अगर क्रियाशील नहीं है तो उत्तम शिक्षण कभी नहीं हो सकता है। बी ओ क्या बोला है, शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना, तो ये सारी चीज़ें उतनी जरूर नहीं कि जानकारी ही यहाँ पर पर्याप्त नहीं है।
दोनों ही क्या है शिक्षण के दौरान क्रियाशील होना चाहिए, तभी उनका क्या है विकास, सर्वांगीण विकास बच्चों का हो पाएगा। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhari-classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। क्वेश्चन नंबर 171 है, विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब, कब हो सकता है बल, शैक्षिक नैतिक गुणों से संबंधित कहानियां सुनाएगा, तो कहानी सुनने तो कुछ होने वाला नहीं है। बी ऑप्शन क्या, स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जब शिक्षक क्या है स्वयं नैतिक गुणों का वो अनुकरण करेगा, नैतिक गुणों को अपने व्यवहार में लाएगा, तो उससे उसके जो विद्यार्थी उसे सीखेंगे और उनमें भी नैतिक गुणों का अपने आप विकास होगा। ठीक है, तो जो बी वाला ऑप्शन है वही इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, जहां तक पढ़ाए वहीं तक प्रश्न पूछें, या अधूरे पाठ्यक्रम में केवल। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन है ए वाला कि भाई अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं है तो क्या करें, अतिरिक्त कक्षाएं लें, एक्स्ट्रा वो क्लास ले सकता है जिससे उनका पाठ्यक्रम पूरा हो सके, क्योंकि वो भी कराना क्या है जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 173 है, यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए। अब कई बार हो सकता है कि शिक्षक को क्या है कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तो तब उसे क्या करना चाहिए। उत्तर नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, डांटेगा भी नहीं, बाहर भी नहीं करेगा, बल्कि क्या है उसे कहना चाहिए कि वो इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन करके बताए। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि शिक्षक पहले वो पढ़ेगा और उसके बाद विस्तार से उसका उत्तर बता पाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे। अगर बच्चा क्या है बार बार अनुपस्थित रह रहा है, अधिकतर अनुपस्थित रह रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। इस और ध्यान नहीं देंगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, इस पर ध्यान देना है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो कारण जानना पड़ेगा कि आखिर बच्चा अनुपस्थित क्यों है। तो जो सी वाला ऑप्शन वही आपका सही है, उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे कि समस्या कहाँ पर है, कारण जानेंगे और फिर उसका निवारण करेंगे। 175 है, विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। माना कि विद्यालय में क्या है, जब बैठक होती है तो शिक्षक अभिभावक की आपस में बैठक हो रही, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या विषयवार अंकों के बारे में सूचना देना, ये जानकारी देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कदापि नहीं। बच्चे के सबल और कमज़ोर, ये चीज़ें ठीक है कि सबल कुछ अच्छा ही, और जो मतलब कि जिसमें वो तेज है और जिसमें वो कमज़ोर है, दोनों पक्षों के बारे में, दोनों पक्षों के विषय में चर्चा करेंगे शिक्षक अभिभावक, जिससे अभिभावक को भी चीज़ें पूरी पता चले और अभिभावक भी क्या है जो बच्चे के सबल और कमज़ोर दोनों ही पक्ष है उसके बारे में ही वो क्या करेगा, चर्चा करेगा। मतलब बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पे चर्चा। क्वेश्चन नंबर है 176 है, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए। कक्षा कार्य पूर्ण होने के 1 सप्ताह के भीतर या जब समय हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सप्ताह काफ़ी समय लग जाएगा। तुरंत बाद जिसमें शिक्षक के हस्ताक्षर हो, केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियों एवं सुधार का उल्लेख हो, तो ये सारी चीज़ें आने जानी चाहिए उसमें। तो जब जांच रहा हो, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 177 है कि शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, कई बार सही हम पढ़ लेते हैं, तो सही नहीं है वो कौन सा कथन है। शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो यहाँ पे सही नहीं है। शिक्षक व्यवहार निश्चित हो, तो ये सही है यहाँ पर कि शिक्षक व्यवहार निश्चित कैसे हो सकता है। ठीक है,
शिक्षक का व्यवहार बाह्य व्यवहार तथा लक्षणों द्वारा भी प्रदर्शित होता है, बिल्कुल है। शिक्षक का व्यवहार क्या है, बाहर से ही पता लग जाता है, उसके लक्षणों से ही, उसके व्यवहार से ही लग जाता है। और शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है, तो ये भी सही है। तो बी वाला जो ऑप्शन है कि निश्चित है शिक्षक का व्यवहार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 178, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों जरूरी है, यहाँ पर क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो क्या है, बच्चों की साइकोलॉजी का अध्ययन कर सकेगा और उनके अनुसार, उनको सिखाने के अनुसार क्या करेगा, अपनी जो शिक्षण विधि है उसका विकास कर पाएगी। उसके जो छात्र हैं वो किस विधि से आसानी से समझ सकते हैं। तो जो बी वाला ऑप्शन है कि उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सकेगा और उनका फिर वो क्या करेगा, उपयोग कर सकेगा अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 179, बच्चे के अवांछनीय जो संवेग है के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी होता है? जो अवांछनीय संवेग है, ठीक है, तो उनके वजह, अवांछनीय संवेग मतलब जो आपके बुरे संवेग हो जाते हैं, जैसे घृणा हो गया, द्वेष हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है, इसके बारे में, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि माना कुछ ऐसे संवेग है तो उसके लिए, या कुछ को गलत काम कर रहा है तो इसके लिए बच्चे को दंड देना तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा न करे जो अच्छा नहीं है। तो जो सी वाला ऑप्शन है ये उतना अच्छा प्रभावी नहीं, तो सबसे कम प्रभावी यही है, क्योंकि बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते, बल्कि बच्चे को सुरक्षा की भावना आप प्रदान करेंगे, जिससे उसको क्या है, सुरक्षा की भावना प्राप्त हो और वो ऐसा करने आगे न करे, या अपने संवेगों से मुकाबला करने के लिए उसमें कुछ योग्यताएं पैदा करनी, तो ये करनी चाहिए। बच्चे की योग्यता और उसकी महत्वाकांक्षाओं के बीच की खाई को भरना और उसके ऊपर लादा गया बोझ कम करना। आखिर वो ऐसे कारण काम क्यों कर रहा है, कुछ गलत कार्य वो क्यों कर रहा है, उसके बारे में जानकारी और उसके अंदर जो बोझ है उस पर उसको कम करने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन दंड दे के उसको सही करना, ये क्या है, सबसे कम प्रभावी, उससे क्या है बच्चा और भी बिगड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कथन है तो सबसे जो उपयुक्त है, गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए, तो ठीक है। गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के सारे जो ऑप्शन है ये आपका सब सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, उपरोक्त सभी, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जब आप सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं तो किन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व दें, तो बिल्कुल ठीक है कि जब भी आप सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं बच्चों के व्यवहार का, तो प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में क्या होना चाहिए, बराबर महत्व देना चाहिए। अगर दो बच्चों का व्यवहार सेम है तो उनको बराबर महत्व आपको देना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा, समिति के काम, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि में निरीक्षण करना, तो बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों की तुलना भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। बच्चों की जब आप निरीक्षण कर रहे हैं तो तुलनात्मक तो होता ही है। अपने पूर्वाग्रह जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उनके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट बना रखे उसके ही अनुसार आपको काम करना है। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है, अर्थात बी ऑप्शन 181 का बी ऑप्शन आपका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 182 है कि निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। जो आपका सही कथन यहाँ पर है उसका आपको चयन करना है कि एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुभवी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है, तो जो आवश्यक नहीं है ये तो बिल्कुल पहले ही गलत है। अध्यापक को अनुभव तथा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल सी वाला जो ऑप्शन है कि बच्चा जब भी बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, उनको सिखाने जाता है क्लास में, तो सबसे पहले क्या है, उसे अपनी तैयारी करनी जरूर चाहिए, चाहे वो उसके बारे में कितना ही पारंगत और अनुभवी क्यों ना हो। तो इसका विचार शिक्षक को कभी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्नलिखित में समीक्षा कीजिए। तो एक कथन है और दूसरा आपका क्या है, उसका कारण है। तो हमें देखना है कि कथन और कारण दोनों आपस में मेल खाते हैं नहीं खाते हैं। कक्षा में अध्यापन, कथन क्या है, पहले कक्षा में जो अध्यापन कार्य हो रहा है में तरह तरह की युक्तियां सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है। ये कथन है कि भाई सीधी सी बात है कि जब भी कक्षा में कोई भी कार्य, अध्यापन कार्य हो रहा है तो अलग अलग शिक्षण विधियाँ या युक्तियाँ अलग अलग यूज होनी चाहिए।
लेकिन कारण क्या बोला, छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हाँ, तो कथन जो ये है, ये अब यहाँ पे क्या ए आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है कि भाई अलग अलग युक्तियाँ होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए अलग अलग युक्तियाँ, कारण क्या उसके कि छात्रों की जो सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, विभिन्नताएं होती है, अलग अलग उनको समझ में आता है, किसी को किसी चीज़ से समझ आता है तो किसी को किसी चीज़ से समझ में आता है। तो इसका मतलब पहला जो ए ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही कारण है। तो ए का क्या है, सही कारण क्या है, आर है। तो बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 184 है, एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, यदि दूसरों के विचार आपके विचार के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं करना चाहिए। वह उनके किस ओर ध्यान दे रहा है, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक, शारीरिक और या सामाजिक। तो इसमें क्या दे रहा है वो, अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विचारों की हो रही है। जब वो बोला है कि भाई अगर दूसरे के विचार आपके विचारों से विपरीत हो तो भी आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तो ये भावनात्मक विकास के बारे में उनको समझाने की या भावनात्मक विकास के को क्या कर रहा है, ध्यान रख रहा है। क्वेश्चन नंबर 185 है, हाँ, एक शिक्षक में 185 है, शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर या पुस्तक से, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना जरूरी है, अच्छी बात है। पुस्तक से शब्दतः किए गए उत्तर को अस्वीकार कर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रश्न पूछते समय अगर मगर, हाँ, तो जो सी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा उचित है पहले से। प्रश्न पूछने ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न पूछते समय अगर मगर ये सारे जो दृष्टिकोण पर बल देगा तो उससे क्या होगा, जो छात्र है, छात्रों में जो समस्या सुलझाने की क्या है, जो योग्यता है, उसमें क्या है, उनका विकास ज़्यादा होगा। जब अगर मगर वाले वो प्रश्न, अलग अलग टाइप के प्रश्न उनसे पूछेंगे तो बच्चे हर परिस्थिति या हर प्रकार से सोचना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 है, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। स्वयं परिश्रम किया जाए, जिन्हें देकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ए, वो आपका बिल्कुल सही है कि जब शिक्षक स्वयं परिश्रम करेगा तो बच्चे भी क्या है, उसका अनुसरण करेंगे और बालक क्या है, स्वतः प्रेरित होंगे और वो भी परिश्रम करेंगे। ठीक है, तो व्याख्यान देना या उदाहरण देना या उनको पुरस्कार देना ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे शिक्षक को जब जैसे देखते हैं उसी प्रकार उनसे वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 187 है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव कब होती है। जब आप शिक्षण करा रहे हैं तो किस में सर्वाधिक भागीदारी, व्याख्यान विधि द्वारा तो केवल आप बोलेंगे, चर्चा विधि, हाँ, तो चर्चा विधि है। पुस्तकीय विधि में, पुस्तक श्रव्य दृश्य में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो चर्चा विधि है जिसमें सभी शिक्षक छात्र आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी हो रही है। तो जो चर्चा विधि है इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भागीदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 188 है कि शिक्षक होने के नाते आप छात्रों से कैसा संबंध रखेंगे। तो कैसा संबंध रखना चाहिए आपको, तो मित्रवत आप संबंध रखेंगे, तभी बच्चे आपसे एक तो डरेंगे नहीं और आपसे सीखने में वो क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो 188 का क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत करने में ही व्यस्त रहते हैं तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे। क्या उन्हें वो कुछ देर जो वो करने दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर उनकी जो उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, बल्कि उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नज़र रखने चाहिए, दंड भी नहीं देंगे। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है कि उन्हें आगे बिठाएंगे और उन पर नज़र रखेंगे कि वो दोबारा ऐसा ना करें। क्वेश्चन नंबर 190 है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं। किससे इच्छुक होते हैं बच्चे, किससे इच्छुक होते हैं, जो उन्हें पहले से पढ़ा चुके हैं। तो ऐसा जरूर नहीं है, योग्य शिक्षक जो माने जाते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, बल्कि जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं। जो डी वाला ऑप्शन है कि अगर कोई शिक्षक छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न पूछता है, उनको हल करने में अगर वो रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट होता है, तो उनसे बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं या बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आता है उन शिक्षकों से पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 191 है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि कब करेंगे, यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। तो जो ए वाला ऑप्शन है यही सही है कि अगर कोई शिक्षक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है तो सभी लोग, विद्यार्थी क्या, हर कोई क्या है, उस अध्यापक की क्या करेगा, प्रशंसा ही करेगा या उनका आदर करेगा। तो जो ए ऑप्शन है वही आपका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 192 है, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे।
ठीक है। तो वो क्या करना चाहिए उसे, वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान और भूत के विषय में बिल्कुल जानना चाहिए। जब उसको पता चलेगा कि भाई बच्चों का बैकग्राउंड कैसा है, बच्चों को पहले से कितना आता है, फिर वो उसके अनुसार ही अपना क्या है प्रारंभ करेगा, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला वाला भी ठीक है। वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विलक्षणों से भिज्ञ हो, तो बिल्कुल ठीक है। बी वाला ऑप्शन भी है कि अगर उसको पता है कि उनके वातावरण में मन में क्या चलता है, कि उसको उनका इच्छा है पढ़ने की, नहीं पढ़ने की, तो ये भी जानकारी क्या है, उनकी जो दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जानना जरूरी है। वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो। हाँ, अगर माना उनकी इच्छा पढ़ने की नहीं, तो किस प्रकार वो उनको प्रेरित करे, ये जिज्ञासा जानने के लिए वो क्या है सक्षम होने चाहिए। तो मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, अर्थात डी वाला जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो 192 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 है, शिक्षण का पहला चरण क्या होना चाहिए। पहला क्या चरण होगा, पहले से योजना बनाना, सुसंगठित करना, पृष्ठभूमि जानना, इनमें तो जो पहले से योजना, सबसे पहले आपकी योजना जो प्लानिंग बनेगी, और जो ए ऑप्शन है वही ठीक है कि पहले से आप योजना बनाएंगे, तो शिक्षण का पहला चरण ही ये है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 194 का है कि कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षाध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमताओं से अधिक ऊंचा हो सकता है। ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि आप महत्वाकांक्षी, आपका आदर्श बहुत ऊंचा है कि बच्चों को, कि उस पर बच्चे हो सकते हैं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा क्या है, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, क्योंकि आपने तो अपना एक आदर्श बना रखा है, लेकिन बच्चे तो अलग अलग प्रकार के हैं, कुछ आपको सूट कर सकते हैं और कुछ हो सकता है कि वो आपकी बातों को समझ ही नहीं सके। तो इससे आपका क्या है जो प्रयास है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है। देखो, सीखना है मतलब उद्देश्य है सीखने का, समुचित जो तात्पर्य क्या है सीखने का, क्यों सिखाया जाता है, बच्चों को अधिगम क्यों करवाया जा रहा है, या उनका जो ये विकास क्यों कराया जा रहा है, किस लिए कराया जा रहा है, कि उनका व्यवहार में परिवर्तन हो। ठीक है, कैसा है, उनको अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सीखने का जो तात्पर्य है वो यही है, बी वाला, ज्ञान देना, माहौल ढालना, हुनर की प्राप्ति नहीं, बल्कि मेन है व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर, फिर वो सारी चीज़ें तो उसी के अंदर आ गए हैं। 196, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा। जब आप श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। छात्रों को पुस्तक के ज्ञान पर निर्भर नहीं कर रहना पड़ेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सीखना सरल और रोचक बनेगा, तो यही हो जाएगा इसका, कि जब आप श्रव्य दृश्य सामग्री उपयोग करते हैं तो सीखना क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा और रोचक हो जाएगा, बच्चे आसानी से उसको समझ जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। 197 का है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। अब देखो, आशावादी होना शिक्षक को जरूरी है, क्योंकि अगर वो आशावादी होगा तो उसके छात्रों पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा और उसके छात्र भी आशावादी होंगे। क्योंकि निराशावादी अगर छात्र हो जाते हैं तो फिर निराशावादी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो बी वाला ऑप्शन है वही इसका सही जवाब है, कि वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। क्योंकि अगर शिक्षक ही निराशावादी होगा तो बच्चे भी निराशावादी होंगे, और फिर वो अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर सकेंगे, या उनका जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति वो कैसे कर सकते हैं। 198 है कि शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए लेकिन दृढ़ भी होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़। तो जो बी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 199 का है कि कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, जो कक्षा शिक्षण कैसा होगा इसकी व्यवस्था किस पर निर्भर करती है। तो वो करती है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। शिक्षक अपने कार्य के प्रति कितना निपुण है, वो अपने पढ़ाने के प्रति कितना निपुण है, यही इस पर निर्भर करता है कि जो कक्षा शिक्षण है वो किस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 200 का है, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। कौन सी उसको आवश्यकता यहाँ पर होने वाली है। अगर बच्चों का शैक्षिक रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब पढ़ने में बच्चे क्या है ठीक ठाक हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को। वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली के खोजने में सहायता करे तथा उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे, छात्रों की प्रस्तुतिकरण में मदद करे, किंतु उन्हें उसकी तैयारी के लिए स्वतंत्र रूप से करने दें। छात्रों को स्वयं तैयार करने का अवसर, हाँ तो बच्चों को यहाँ पे क्या करेगा, जो सी ऑप्शन है कि छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर देगा तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दें।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप क्योंकि बच्चों का सब कुछ ठीक है तो क्या करेंगे, बच्चों को ही अवसर प्रदान करेंगे वो किस प्रकार अपने को या अपना विकास वहाँ पर कर पाते हैं, उनको अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो जो दोस्तों का है वो यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास आज के जो 50 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhari-classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है, और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in।